Hello everyone, welcome back to your physics concept class. And our today's topic is, okay, leave it, let me discuss something. As you all are the student of senior secondary, that is related to the class 11th or class 12th, and some of you are preparing for the competitive exams. So I can expect that you are well familiar with the conductors, insulators, semiconductors. So we are going to discuss a rare type of insulator in this particular class. Have a different name. So what is the topic of day? Let I tell you. The topic of day is dielectrics, or simply they are insulator. But there is a question must be in your mind. If dielectric are insulators, so why they are known as the different name? Why they are not simply an insulator? तो इस पे भी हम बात करेंगे. जैसे जैसे हमारी क्लास आगे बढ़ेगी हम सारी बातें करेंगे, लेकिन पहले हम कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर को एक बहुत ही शॉर्ट में बात कर लेते हैं. तो आई थिंक यू ऑलरेडी नो दैट दो सब्सटेंस विच हैव द हाई कंडक्टिविटी एंड द लो रेजिस्टिविटी आर नोन एज द कंडक्टर्स. दो सब्सटेंस विच हैव द वेरी स्मॉल or the negligible conductivity and the high resistivity are known as the insulators, and those substances which have the intermediate resistivity or the conductivity are called the semiconductors. So what is the definition of insulator? So those substances which cannot conduct the electricity is called the insulators. In other words, those substances which have no or negligible free electrons are called the insulators. But I say we are going to discuss about the dielectrics. So what are the dielectrics? Okay. The topic of day is डाईइलेक्ट्रिक. सबसे पहले हम बात करेंगे कि डाईइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं. जैसा कि मैंने बताया कि इंसुलेटर ही डाईइलेक्ट्रिक हैं, लेकिन कुछ रेयर टाइप के इंसुलेटर्स तो हम अपनी कुछ लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं. अबाउट द पोलर मॉलिक्यूल एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो उनसे भी कोई ना कोई रिलेशन आएगा. लेकिन पहले डाईइलेक्ट्रिक की बात कर लेते हैं. कुछ इंसुलेटर्स ऐसे होते हैं जिनको पोलराइज किया जा सकता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको पोलराइज नहीं किया जा सकता. जिनको हम पोलराइज कर सकते हैं उनको हम डाइलेक्ट्रिक्स भी बोलते हैं, और जिनको हम पोलराइज नहीं कर सकते हैं तो वो सिंपली इंसुलेटर ही होते हैं. आप सोच रहे होंगे एक ही चीज़ को दो अलग अलग नेम से जानने की क्या ज़रूरत है, क्यों है? तो सिंपल ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल में होता है. द सेम थिंग can be known as the different names according to the conditions or according to the properties. Like अगर हम living things की बात करें तो plants are living things, animals are living things, human is a living thing, but plants and animals doesn't make sense. उनमें सेंस नहीं होता है. ह्यूमन में सेंस होता है डिसाइड करने के लिए. अगर आप किसी प्लांट की पत्ती को तोड़ने जाते हैं तो वो आपको मना नहीं करेगा, नहीं पीछे हट जाएगा. लेकिन अगर आप कि कोई थप्पड़ मारता है तो आप जरूर पीछे हट जाएंगे, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज यू हैव द सेंस. तो सारी लिविंग थिंग्स है, बट प्रॉपर्टी वाइज सबको अलग अलग कैटेगराइज किया गया है, नेम दिया गया है. ऐसे ही और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. जैसे हम बात करें मोशन की, तो सिंपल, व्हेन द ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन इट इज सेड टू बी इन मोशन. जब टाइम के साथ कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है बोलते हैं मोशन में है. लेकिन सिर्फ मोशन तो नहीं होता ना, इसके टाइप्स भी होते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी. स्ट्रेट लाइन मूव करता है तो हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वन डायमेंशनल मोशन.
और स्ट्रेट लाइन मूव करने में भी अगर वो सेम स्पीड से ट्रेवल कर रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन, अगर स्पीड उसकी बार बार वेरी हो रही है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक प्लेन में मूव कर रहा है तो टू डायमेंशनल मोशन, एक पॉइंट के टू एंड फ्रो इधर उधर मूव कर रहा है तो हम क्या बोलते हैं, FHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो है तो सारा ही मोशन बट कैटेगराइज किए गए अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी। तो ऐसे ही अगर कुछ इन्सुलेटर्स जिनमें पोलराइज होने की कैपेसिटी है उनको हम डाइलेक्ट्रिक बोल देते हैं। अब क्वेश्चन ये, व्हाट इज द पोलराइजेशन, पोलराइज क्या होता है, अब ये भी आप सोच रहे होंगे। तो कुछ इन्सुलेटर्स को जब हम किसी एक्सटर्नल हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उनके अंदर जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, और ये जो सेपरेशन होता है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इनसाइड अ इंसुलेटर इज कॉल्ड पोलराइजेशन। तो जनरली हम इसको डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन बोलते हैं, क्योंकि वो वाले इंसुलेटर जिनको हम पोलराइज कर सकते हैं उनको कैटेगराइज करके उनको नेम दे दिया गया डाइलेक्ट्रिक्स। तो पहले तो हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, और इन अदर वर्ड्स में हम अगर बोलें तो डेफिनेशन जो मैं लिख रहा हूँ वो आपको देखनी है। दो सब्सटेंस दो substance which can transmit the electrical effect without conducting the electricity are called dielectrics. ओके जो भी है, तो इसमें से कौन कौन से हो सकते हैं, H2, N2, O2, CO2, HCl, NH3, ठीक है। तो सिंपली आपको पता है दीज आर द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स हैं ये बेसिकली, लेकिन ये सारे डाइलेक्ट्रिक्स हैं क्योंकि ये क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो दिस इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, दो सब्सटेंस विच कैन ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिकल इफेक्ट विदाउट कंडक्टिंग द इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक्स। इन अदर वर्ड्स हम ये भी बोल सकते हैं दोज इंसुलेटर्स विच कैन बी पोलराइज आर कॉल्ड द डाइलेक्ट्रिक्स। दीज आर द एग्जाम्पल्स। बेसिकली ये मॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, पोलर और नॉन पोलर ये सारे ही मिक्स हैं। तो इनके टाइप्स की बात करते हैं, टाइप्स कौन कौन से हो सकते हैं, टाइप्स। तो सबसे पहले तो होंगे पोलर, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की बात करते हैं। जो पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बने होंगे वो पोलर हो जाएंगे, ठीक है। लाइक H2O, NH3, HCl एंड एक्सेट्रा, इनसे जो बने हैं वो क्या हो जाएंगे, पोलर मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। तो सिंपल है, जो पोलर मॉलिक्यूल से बने हुए सब्सटेंसेस हैं वो सारे के सारे पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। और सेकंड कौन से होंगे, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। ओके, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में क्या आ जाएगा, मेड बाई नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ओके, कौन कौन से, H2, N2, O2,
ठीक है, NH3 एंड एक्सेट्रा, दीज आर द, तो सिंपल हो गया। डाइलेक्ट्रिक क्या है? जो सब्सटेंस जिनको हम या तो सिंपल बोलें पोलराइज कर सकते हैं या जो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को ट्रांसमिट कर सकते हैं, वो सारे के सारे डाइलेक्ट्रिक्स होंगे। बेसिकली ये इंसुलेटर्स ही हैं। इनमें दो कैटेगरीज हमने नोटिस की हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और नॉन पोलर। पोलर आपको पता है जो पोलर मॉलिक्यूल से बने होंगे, पोलर मॉलिक्यूल के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के सेंटर सेपरेट होते हैं ऑलरेडी, वो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, और जिनमें कॉन्साइड करते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक्स मेड बाई द पोलर मॉलिक्यूल्स are polar dielectrics and dielectrics made by the non-polar molecules are the non-polar molecules. So if you want, so you can note down the detail of dielectrics and types of dielectrics by pausing the screen. Okay. लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन दिमाग में रह जाएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डाइलेक्ट्रिक एंड इंसुलेटर्स। तो मैं कुछ नोटेशन यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ, आप नोटिस में लिख लीजिए या प्रॉपर्टीज में लिख लीजिए, जैसा भी आपको समझना है, अंडरस्टैंड करना है आपको प्रॉपरली। तो फर्स्ट पॉइंट, ऑल द डाइलेक्ट्रिक्स आर insulators what? All insulators are not dielectrics. Okay. जितने भी डाइलेक्ट्रिक्स हैं वो सारे के सारे इंसुलेटर होते हैं, लेकिन सारे इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक्स नहीं हो सकते, ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ, नोटेशन दे रहा हूँ। ऑल द डाइलेक्ट्रिक्स आर इंसुलेटर्स बट ऑल इंसुलेटर्स आर नॉट डाइलेक्ट्रिक। सेकेंड वन, a dielectric can polarized but not insulator। एक डाइलेक्ट्रिक को पोलराइज किया जा सकता है लेकिन इंसुलेटर को पोलराइज नहीं किया जा सकता। और थर्ड वन, ठीक है, थर्ड वन कौन कौन से? इन्फ्लेटर्स ब्लॉक द चार्ज बट डाइलेक्ट्रिक्स स्टोर द चार्ज। इन्फ्लेटर क्या करते हैं? चार्ज को ब्लॉक करते हैं, उसके मूवमेंट को ब्लॉक करते हैं, और डाइलेक्ट्रिक क्या करते हैं? चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। और चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी डाइलेक्ट्रिक की जो है ये बहुत यूजफुल है, और इनके बारे में माइकल फैराडे ने प्रॉपर रिसर्च की है, और वो जब डिटेल्स में हम बात करेंगे आगे आने वाले टॉपिक्स में। अभी सिंपली आपको डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कराना है। तो these are the some properties, or you can say these are the differences between the insulator and dielectrics. Actually both are same, but according to the differences of property they can categorize in with two names, insulator and dielectrics. So simply you can note down this also. Now अब मैंने बात की पोलराइजेशन की डाइलेक्ट्रिक की, तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है, ठीक है, पोलराइज कैसे होता है। लेकिन उससे पहले हमें पोलराइजेबिलिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल के बारे में, मतलब पोलराइज होने की जो कैपेसिटी होती है, जो एबिलिटी होती है, उसका मेजरमेंट क्या है, हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं।
द फिफ्थ पोलराइजेबिलिटी, तो फॉर अ सिंगल मॉलिक्यूल द डाइपोल मोमेंट इज P इक्वल्स टू Q इंटू X। क्या होता है डाइपोल मोमेंट किसी मॉलिक्यूल का? क्या होता है? आइदर चार्ज इनटू द सेपरेशन। तो अगर हम किसी पोलर मॉलिक्यूल की बात करें जिसमें माइनस चार्ज यहाँ हो, प्लस चार्ज यहाँ हो, और इस चार्ज का अमाउंट Q हो, दिस इज माइनस Q एंड दिस इज प्लस Q, और इनका सेपरेशन X हो, तो इनका डाइपोल मोमेंट क्या होगा? P इक्वल्स टू QX। P इक्वल्स टू 2x। और इसी डाइपोल मोमेंट को हम अगर कन्वर्ट करें इन अदर वर्ड्स तो हम क्या लिख सकते हैं? P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई। क्योंकि ये पोलराइज कब होगा? जब अगर ये नॉन पोलर था, मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक ही जगह पे थे, और जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे, स्टार्ट से देखते हैं, अगर कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ये प्लस माइनस सेम कॉन्साइड कर रहे हैं सेंटर, अब हमने इसको उठा के एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो यहाँ सेपरेशन हो जाएगा। ये आपको ऑलरेडी पता है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, और पॉजिटिव, तो वो जो सेपरेशन हुआ है वो x हुआ है, और जो चार्ज इस पे है वो q है, तो इसका डाइपोल मोमेंट q हो जाएगा। और ये जब हम नोटिस कर रहे हैं तो इसका मीन्स ये जो डाइपोल मोमेंट इसमें डेवलप हुआ है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग होगा। जितना हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये सेपरेशन होगा, और उस सेपरेशन पर डिपेंड करेगा डाइपोल मोमेंट। सो P is directly proportional to E and P is also direct, this is epsilon naught, can be written as this। and आपको पता है प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, तो P can be written as equals to now अल्फा एप्सिलॉन नॉट E, और अल्फा एप्सिलॉन नॉट E अगर हम यहाँ से इसको हम बोलेंगे मेजरमेंट ऑफ पोलराइजेबिलिटी ऑफ ए सिंगल मॉलिक्यूल, अल्फा constant called atomic molecular इट इज कॉल्ड एटॉमिक मॉलिकुलर पोलराइजेबिलिटी। ओके, फिर से एक बार देख लेते हैं। सिंपल डाइपोल मोमेंट ये होगा अगर चार्ज Q है और सेपरेशन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज X है। इन अदर मीनिंग जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रख के पोलराइज किया जाता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये डाइपोल मोमेंट। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो दो कांस्टेंट हम यूज़ करते हैं, एक एप्सिलॉन नॉट जो ऑलरेडी आपको पता है, और हेयर द न्यू कांस्टेंट इज अल्फा। तो इट इज कॉल्ड एटॉमिक और मॉलिकुलर पोलराइजेबिलिटी ऑफ द गिवन मॉलिक्यूल। और इसका अगर हम यूनिट अल्फा का नोटिस करना चाहें तो ये होगा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट E। यहाँ से हम यूनिट चेक कर लेते हैं, तो यूनिट P के लिए क्या होता है? कूलम मीटर। एप्सिलॉन नॉट को अगर हम लिखना चाह रहे हैं तो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होगा? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम। तो देखिए न्यूटन इज कैंसल, वन कूलम इज कैंसल फ्रॉम एयर, ओके, दिस कूलम इज आल्सो कैंसल, मीटर स्क्वायर, तो इट्स यूनिट इज P अपॉन एप्सिलॉन नॉट मीटर क्यूब। तो इट हैव द सेम एप्सिलॉन नॉट E, सॉरी, P अपॉन एप्सिलॉन नॉट E, तो इट हैव द सेम यूनिट एज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम। तो ये इसका यूनिट वही है एटॉमिक मॉलिकुलर पोलराइजेबिलिटी का जो कि वॉल्यूम का होता है, सॉरी अल्फा का, जो यहाँ पे कांस्टेंट यूज़ किया गया है। और इसका जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ अल्फा इज अबाउट 10 to the power -29 to 10 to the power -30 मीटर क्यूब, ये इसका ऑर्डर होगा। ओके, तो
बहुत इशू नहीं है टॉपिक का, सिंपल सा टॉपिक है। डाइपोल मोमेंट को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसको हम एटॉमिक और मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी बोलेंगे। सिर्फ किसी मॉलिक्यूल के पोलराइज होने की कैपेबिलिटी को इस तरीके से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। सिंपली ये डाइपोल मोमेंट है और डाइपोल मोमेंट ही मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने की स्ट्रेंथ भी होती है। ओके, सो यू कैन ऑल्सो नोट डाउन दिस इफ यू वांट। अब हम बात करेंगे डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की। डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ये है क्या? तो यहाँ पे दो टाइप के डाइलेक्ट्रिक हैं, पोलर और नॉन पोलर। तो दोनों के बारे में हमें बात करनी होगी। नॉन पोलर वाला कैसे पोलराइज होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, और पोलर वाला कैसे पोलराइज होता है। तो सबसे पहले हम पोलर की बात करते हैं। पहले तो ये प्रोसेस क्या है। When a net dipole moment produced in a dielectric due to okay, this is the dielectric polarization. When a net dipole moment is produced in a dielectric due to the external electric field, the dielectric is said to be polarized. अगर हम किसी डाइलेक्ट्रिक को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में एक नेट डाइपोल मोमेंट डेवलप हो जाता है, तो हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक पोलराइज हो गया है। अब ये कैसे होते हैं दोनों टाइप के, वो मैं दिखाता हूँ आपको बाई डायग्राम। तो फर्स्ट फॉर पोलर, पोलर डाइलेक्ट्रिक की बात करते हैं, इसका पोलराइजेशन कैसे होता है। तो पहले देखते हैं पोलर में क्या हुआ। हम एक स्ट्रिप या कोई पोलर डाइलेक्ट्रिक एज्यूम कर लेते हैं। पोलर है तो इसमें हमें पहले से पता है कि इसके सारे मॉलिक्यूल्स में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के सेंटर ऑलरेडी सेपरेटेड होंगे। तो देखते हैं इस तरीके से होगा, माइनस प्लस, दूसरे मॉलिक्यूल को हम ऐसे ले लेते हैं प्लस माइनस, एक मॉलिक्यूल यहाँ ले लेते हैं प्लस माइनस, एक यहाँ ले लेते हैं माइनस प्लस। ठीक है, तो आप देख रहे हैं फॉर अ पोलर डाइलेक्ट्रिक, पोलर का मतलब ही यही है जिसमें पोलराइजेशन पहले से इन्वॉल्व हो। ईच मॉलिक्यूल ऑफ द पोलर डाइलेक्ट्रिक हैव अ टाइनी डाइपोल मोमेंट। जितने मॉलिक्यूल हैं इनमें सब में पहले से डाइपोल मोमेंट है, क्योंकि इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज सेपरेट भी हैं और एक दूसरे से सर्टेन डिस्टेंस भी है। तो डाइपोल मोमेंट इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, बट नेट किधर भी नहीं है, क्योंकि ये रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट है। क्यों? अगर डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम एज्यूम अगर कंसिडर करें डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन को, तो क्या होता है, इट डायरेक्टेड फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव चार्ज, माइनस से प्लस की तरफ होता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो इसका डाइपोल मोमेंट इधर होगा ऐसे, इस वाले का भी इधर होगा, इसका ऐसे होगा। अगर यहाँ पे नोटेशन लें, इसका इधर होगा, इस वाले का, इस मॉलिक्यूल का माइनस प्लस इधर है तो ये इधर होगा, इस वाले का इधर होगा और इस वाले का इधर होगा। तो ये रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट है, तो किसी भी डायरेक्शन में इसका नेट डाइपोल मोमेंट नहीं है। लेकिन ये कब? जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ये नहीं है। तो हम लिख सकते हैं विदाउट द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है,
और लेकिन इसी को उठा के हम रख देते हैं किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसी स्लैब को उठा के, डाइलेक्ट्रिक स्लैब थी, हमने इसको यहाँ प्लेस कर दिया। अब क्या होगा, तो हमें पहले से पता है कि जितने भी नेगेटिव चार्ज हैं उन पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं उन पे अलोंग टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब सारे के सारे पॉजिटिव किधर मूव कर जाएंगे, टूवर्ड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये कैसा हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल माइनस इधर और प्लस इधर, इस मॉलिक्यूल का माइनस इधर और प्लस इधर, ये 3 मैंने एक ही रो में दिखाए थे, इस मॉलिक्यूल का माइनस इधर और प्लस इधर, सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में हुए। तो अ नेट डाइपोल मोमेंट इज डेवलप्ड इन दिस होल डाइलेक्ट्रिक किधर, अलोंग टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन नाउ द पोलर डाइलेक्ट्रिक इफेक्ट टू बी पोलराइज। अब ये पोलराइज हो गया, ठीक है। तो ये विदाउट द एक्सटर्नल फील्ड था और ये विद द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाके रखेंगे तो ये पोलराइज हो जाएगा। और जो मैंने दिखाया इस तरीके से, लेकिन एक्चुअल में ये होगा नहीं, ये तो मैंने मॉलिक्यूल के टर्म्स में बताया है। एक्चुअल में क्या होगा कि जब हम इसको प्लेस करेंगे, ये एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, तो सारा का सारा पॉजिटिव, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हम ऐसे शो करें तो सारा का सारा पॉजिटिव इधर आ जाएगा स्लैब पे और नेगेटिव इधर हो जाएगा। तो ये टोटल एक डाइपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ इसमें डेवलप हो जाएगा, जो कि एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब में होता है। ओके, तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस नाउ। इसको भी आप रफली नोट डाउन कर सकते हैं। ये तो बात हुई पोलर की। अब सेकंड की अगर हम बात करें, सेकंड पोजीशन में, सेकंड फॉर नॉन पोलर। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की बात करें तो क्या होगा, एक नॉन पोलर की स्लैब एज्यूम कर लेते हैं, इसमें भी नॉन पोलर में ये मॉलिक्यूल प्लस माइनस एक ही जगह होते हैं। द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज coincide in the non-polar molecules. Okay, so non-polar में ये पोलर नहीं है, एक ही जगह पे है, इनको पोलराइज करना पड़ेगा। कैसे, ये कब है, विदाउट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसी को उठा के हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, इसी स्लैब को, तो फिर से वही होगा। इन मॉलिक्यूल्स में नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे, पॉजिटिव फील्ड के डायरेक्शन में आ जाएंगे। ओके, तो यहाँ भी एक नेट डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डेवलप हो जाएगा। सो यहाँ इन द एक्सटर्नल फील्ड, तो ये क्या हो गया, पोलराइज्ड। अब ये डाइलेक्ट्रिक पोलराइज्ड हो गया। तो ये विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड की पोजीशन थी वो है। इसका मतलब जब भी हम पोलर या नॉन पोलर दो में से किसी भी डाइलेक्ट्रिक को किसी एक्सटर्नल फील्ड में ले जाएंगे तो उसमें एक नेट डाइपोल मोमेंट डाइलेक्ट्रिक फील्ड नेट डाइपोल मोमेंट डेवलप हो जाएगा अलोंग टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और हम डाइलेक्ट्रिक को क्या बोलेंगे, ये पोलराइज हो गया। नाउ द डाइलेक्ट्रिक गेट्स पोलराइज। तो दिस इज द पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। चाहे पोलर डाइलेक्ट्रिक हो चाहे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हो, दोनों को पोलराइज किया जा सकता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं उनमें डाइपोल मोमेंट पहले से ही होता है, लेकिन किसी भी सर्टेन डायरेक्शन में नहीं होता है। सारे मॉलिक्यूल उसके टाइनी डाइपोल होते हैं, तो डाइपोल मोमेंट भी होता होगा, लेकिन उनका कोई सर्टेन डायरेक्शन नहीं होता है। जब हम उसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आ जाते हैं, और एक नेट डाइपोल मोमेंट डाइलेक्ट्रिक में डेवलप हो जाता है ड्यू टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। बट इन केस ऑफ नॉन पोलर में तो कॉन्साइड करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के सेंटर, तो इसमें बिल्कुल भी डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। लेकिन जैसे ही इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के सेंटर सेपरेट हो जाते हैं,
मीन्स हर मॉलिक्यूल में एक डाइपोल मोमेंट डेवलप हो जाता है और पूरे स्लैब में या जो भी डाइलेक्ट्रिक है पूरे डाइलेक्ट्रिक में एक नेट डाइपोल मोमेंट अलोंग टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है, जिसको हम बोलते हैं नाउ द डाइलेक्ट्रिक गेट्स पोलराइज। सो दिस इज द पोलराइजेशन ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। अब हम आगे कुछ मैथमेटिकल टर्म्स पे आते हैं, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे डाइपोल मोमेंट डेंसिटी की। व्हाट इज द डाइपोल मोमेंट डेंसिटी? तो डाइपोल मोमेंट तो हमें पहले से पता है क्या होता है। द डाइपोल मोमेंट P इज गिवन बाई QX। एक सिंगल मॉलिक्यूल की बात करें तो माइनस प्लस ये नेगेटिव चार्ज Q है, ये पॉजिटिव चार्ज है और इनके बीच में अगर सेपरेशन ये है तो ये है। तो जब हम बात करेंगे डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक, ये तो मॉलिक्यूल हो गया, चाहे ये पोलराइजेशन चाहे पोलर मॉलिक्यूल हो और चाहे नॉन पोलर है, हम इसको पोलराइज कर लिया तो इसका डाइपोल मोमेंट इतना होगा। लेकिन अगर हम किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब की बात करें जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हों इस तरीके से, उसके लिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे द डाइपोल पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट डेंसिटी। और इसका एक और नाम भी है पोलराइजेशन वेक्टर। ओके, या तो इसको डाइपोल मोमेंट डेंसिटी बोलेंगे या पोलराइजेशन वेक्टर बोलेंगे। तो कैसे होगा? दैट इज P, इसको स्मॉल p से डिनोट किया है हमने डाइपोल मोमेंट को, और पोलराइजेशन वेक्टर या इसको डाइपोल मोमेंट डेंसिटी को हम कैपिटल P से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये पर यूनिट वॉल्यूम इफ n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन पर यूनिट वॉल्यूम होंगे तो n इंटू P इसको हम लिख सकते हैं। NQX हो जाएगा सिंपल ये n इंटू P। और इसका हम यूनिट अगर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ यूनिट होगा पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब हुआ 1/मीटर क्यूब, और डाइपोल मोमेंट का होता है कूलम मीटर। ओके, तो यहाँ से एक मीटर कैंसिल हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, ये मीटर कैंसिल, क्या बचेगा? कूलम मीटर स्क्वायर। ओके, तो इसका यूनिट क्या होगा? कूलम मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखते हैं, तो यूनिट इज कूलम पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द पोलराइजेशन वेक्टर और द डाइपोल मोमेंट डेंसिटी। तो n यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ molecules in per unit volume of dielectric। ठीक है, 1 मीटर क्यूब या 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उनका डाइपोल मोमेंट जो है वो क्या होगा? डाइपोल मोमेंट डेंसिटी और द पोलराइजेशन वेक्टर। इसको हम रिप्रेजेंट, इस पोलराइजेशन वेक्टर की एक और फॉर्म भी है इन टर्म्स ऑफ द न्यू कांस्टेंट, उसको भी मैं बता देता हूँ। पहले आप इसको नोट डाउन करेंगे स्क्रीन पॉज करके, जैसे ऑलवेज करते आए हैं, फिर मैं नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करता हूँ। ओके, इसी के नेक्स्ट पार्ट के लिए अल्फो एक न्यू टर्म को इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ। ये जो P होता है
इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, और ई यहाँ पे क्या है, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ये भी एक शॉर्ट में मैं बताता हूँ आपको। लाइक यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड है, एक प्लस और एक माइनस प्लेट मैंने रख रखी है, तो सिंपल आपको पता है यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और बीच में कोई मीडियम नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट से रिप्रेजेंट किया जाएगा क्योंकि एयर में है। अगर हम इसके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख देते हैं, ओके, तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, तो क्या होगा, सारा नेगेटिव इधर आ जाएगा और सारा पॉजिटिव उधर चला जाएगा। तो इसका मतलब इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया, लेकिन ये ड्यू टू द इंडक्शन हुआ है, तो इसको इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड या ई आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो ई आई है, तो रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में क्या हुआ, ई की वैल्यू ई नॉट पहले से था और इसके अपोजिट डायरेक्शन में ई आई डेवलप हो गया, इसमें से ई आई, तो ये बचा रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात मैं यहाँ कर रहा हूँ। ओके, द पोलराइजेशन वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब हम इसको एंड इट आल्सो रिटर्न एज एप्सिलॉन नॉट ई, ऐसे भी लिखते हैं, और यहीं पर एक न्यू कांस्टेंट आएगा जैसे ही हम यहाँ पे इक्वल लगाएंगे, वो क्या होगा, द P इज इक्वल्स टू चाई एप्सिलॉन नॉट ई, दिस इज द फॉर्मूला। ओके, तो ये जो टर्म है चाई, यहाँ पे मैं नोटिस करता हूँ इसको, ये क्या है, दिस इज ग्रीक लेटर है, ये एक चाई है, तो इस चाई को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं where chi is called electrical susceptibility. ओके, तो दिस इज द टर्म, द P इज ऑल्सो इक्वल्स टू, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला नोट डाउन किए ले रहे हैं। P के फॉर्मूले को हम NP भी लिख सकते हैं, डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, और पोलराइजेशन वेक्टर भी है, इस P को हम चाई एप्सिलॉन नॉट E भी लिख सकते हैं। ये दोनों ही फॉर्मूले P के, ठीक है, समझ गए ना आप। तो दिस टर्म इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल सस्केप्टिबिलिटी। बेसिकली मैं आपको यहाँ बता दूं कि आपने सोचा होगा दो बार कांस्टेंट, तो ये भी लाए ऐसे तो इक्वल लग जाना चाहिए था। तो बेसिकली इक्वल के लिए यहाँ पे यही कांस्टेंट यूज होगा जो किसी पर्टिकुलर डाइलेक्ट्रिक के लिए होता है। इस एप्सिलॉन नॉट को सिर्फ यहाँ इसलिए यूटिलाइज किया गया है क्योंकि द चाई डायमेंशन लेस होता है। तो चाई इट हैव नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं है, मीन्स इसकी कोई डायमेंशन भी नहीं होगी। तो ये डायमेंशन नहीं होगी तो पोलराइजेशन वेक्टर का यूनिट क्या होता है, कूलम पर मीटर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। तो दोनों साइड के यूनिट अलग अलग हो गए, तो ये डायमेंशनल करेक्टनेस यहाँ पे खतरे में पड़ गई इस फॉर्मूले की, क्योंकि आपको पता है कोई भी इक्वेशन तभी करेक्ट मानी जाती है जब वो डायमेंशनली भी करेक्ट हो। तो अगर यहाँ पे हम डायरेक्ट ये लिखें P इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट सॉरी चाई E, तो चाई इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, so the unit of E is Newton per coulomb, but the unit of polarization vector is coulomb per meter square. तो the equation is incorrect as the dimensional background. तो इक्वेशन को करेक्ट करने के लिए, डायमेंशनली करेक्टनेस लाने के लिए यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट को इंट्रोड्यूस किया गया। जैसे ही एप्सिलॉन नॉट इंट्रोड्यूस करेंगे तो जो अगर हम यूनिट चेक करें, नोटिस करके न्यूटन पर कूलम यहाँ प्लेस करें और इसका यूनिट प्लेस करें, क्या होगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये बैलेंस होके कूलम पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। मैं चेक भी करा देता हूँ, P का कूलम पर मीटर स्क्वायर होता ही है ऑलरेडी, और इक्वल में अगर हम इधर आए, चाई का कोई यूनिट नहीं है, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ आप देखिए न्यूटन इज कैंसल आउट, कूलम इज कैंसल आउट, बचा क्या, कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब ये हुआ बैलेंस हो गया, दैट्स वाई द एप्सिलॉन नॉट इज इंट्रोड्यूस इन दिस फॉर्मूला। तो ये याद रखना होगा आपको, ध्यान रखिएगा। ओके, इन टर्म्स को भी आप नोट डाउन कर सकते हैं फिर से। अब इस डाइलेक्ट्रिक से रिलेटेड एक लास्ट मैथमेटिकल टर्म है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक है तो इसमें आपने ये भी देख लिया इलेक्ट्रिकल सस्केप्टिबिलिटी होती है, एक्चुअली एबिलिटी है पोलराइजेशन की। पूरा फॉर वैक्यूम इट इज जीरो रहती है वैक्यूम के लिए। तो अब एक रिलेशन हमें डेवलप करना है,
जब डाइलेक्ट्रिक पोलराइज होता है तो डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, हम ऑलरेडी जानते हैं फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइलेक्ट्रिक की इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी होती है, ये भी हमें पता चल गया। तो क्या इन दोनों में कोई रिलेशन होता है? अगर होता है तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। लेट्स वी फाइंड आउट द रिलेशन। तो इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान रखिएगा इसको। रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? K एंड इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी चाई। एफ क्या रिलेशन होता है? तो सबसे पहले यहां पे एक डायग्राम देख लेते हैं। अगर हमने किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में like we developed electric field due to two charge sheets, मेटेलिक शीट के बारे में पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डेवलप होता है। और इसमें हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रख दिया है ऐसे करके। ये क्या है? डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। तो क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज इसके सारे नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेगा और पॉजिटिव को रिपल करके दूसरी साइड में भेज देगा। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो जो इसके बीच में हमने अप्लाई कर रखा है यहाँ, वो क्या है? E नॉट। ये क्या था? एयर में। और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर डेवलप हो गया इधर से इधर, जिसको हम बोल सकते हैं EI। तो द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की वजह से इसमें डेवलप हुआ है। समझ चुके होंगे आप अपने। पहले डाइलेक्ट्रिक में ये सेपरेशन नहीं था, चार्जेस का सर्टेन डाइपोल मोमेंट डेवलप नहीं था। जैसे हमने इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, इसके पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ चले गए, मींस अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चले, अलोंग टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चले गए, और नेगेटिव चार्ज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गए। तो एक सेपरेशन हो गया। सेपरेशन हो गया तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर भी प्लस माइनस सेपरेट हो गया। और हमें जैसा पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटेड एट द नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव पे फिनिश हो जाती है। इसका मतलब इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया, लेकिन ये डायरेक्टली नहीं था, ये इंड्यूस हुआ है ड्यू टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको हमने इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज किया है, इसलिए EI से रिप्रेजेंट किया है। तो जो फाइनल वैल्यू इन बिटवीन द प्लेट्स होगी अब वो क्या आएगी? एक्चुअल में तो E नॉट यहाँ पहले से ही था और इसके अपोजिट डायरेक्शन में EI डेवलप हो गया। तो रिजल्टिंग वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द प्लेट्स क्या होगी? E नॉट माइनस EI। तो रिड्यूस हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी रिड्यूस वैल्यू के थ्रू हम ये रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। ओके, हम यहाँ पे लिख सकते हैं व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, it gets polarized, hence reduced value of electric field is given by, reduced value कितनी होगी? E नॉट एक्चुअल में था, इसमें से EI हो गया। और हम पहले भी ये फाइंड आउट कर चुके हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पे जब हम नोटिस करेंगे तो EI की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? जनरली फॉर्मूला होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हम फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन इन दिस कंडीशन इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इस सिग्मा को, और इसी का दूसरा फॉर्मूला है P अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंड्यूस पोलराइजेशन वेक्टर। रीजन इफ क्यू सिग्मा को हम चेंज करें तो सिग्मा क्या होता है? Q अपॉन A। मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ। अगर हम EI को यहाँ से रिप्रेजेंट करें सिग्मा I
अपॉन एफ फाइव नॉट। तो सिग्मा आई का मतलब अगर इंड्यूस चार्ज क्यू आई है, क्यू अपॉन ए होता है और एरिया वे है, एफ फाइव नॉट ऑलरेडी है, इसको हम एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स से डिवाइड कर देते हैं। इफ एक्स इज द सेपरेशन, ये इस सेपरेशन को हम एक्स सपोज कर लें डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस को, तो यहाँ ये क्यू आई इंटू एक्स हो जाएगा और ये एफ फाइव नॉट अलग हो जाएगा, ए इंटू एक्स हो जाएगा। ए अगर इसका एरिया है स्लैब का तो एरिया इंटू सेपरेशन ये क्या हो जाएगा वॉल्यूम, और क्यू आई इंटू एक्स क्या हो जाएगा डाइपोल मोमेंट, और डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक इज कॉल्ड पोलराइजेशन वेक्टर। तो हम यहाँ इसको रिप्लेस करके P अपॉन एफ फाइव नॉट नोटिस कर सकते हैं। आप चाहें तो रफली इसको नोट डाउन कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ इसकी नीड नहीं है। यू कैन राइट द डायरेक्ट फॉर्मूला, ओके। तो जनरल फॉर्मूला ये होता है, इसी फॉर्मूले को कन्वर्ट इन अदर वर्ड्स में भी हम ये भी कह सकते हैं, इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल्स टू द पोलराइजेशन वेक्टर P इक्वल्स टू सिग्मा आई। इसको हमने रिप्लेस कर लिया है। तो यहाँ जब हम ये वैल्यू प्लेस करेंगे, देखिए देयरफॉर E इक्वल्स टू ई नॉट माइनस P अपॉन एफ फाइव नॉट, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं आल्सो P का एक फॉर्मूला मैंने अभी अभी आपको और बताया चाई के टर्म में, चाई एफ फाइव नॉट E। तो यहाँ ये वैल्यू प्लेस करिए, देन E इक्वल्स टू ई नॉट माइनस चाई एफ फाइव नॉट E अपॉन एफ फाइव नॉट, एफ फाइव नॉट इज कैंसिल, दिस इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस चाई E, ओके। अब क्या करते हैं, चाई को सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है, या यहाँ से E वाला टर्म इधर ले आते हैं। तो E प्लस चाई E इक्वल्स टू ई नॉट, E इज कॉमन एयर, 1 प्लस चाई इक्वल्स टू ई नॉट। तो वी कैन राइट 1 प्लस चाई इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन E, और ये किसी की वैल्यू है ई नॉट अपॉन E। मैं याद दिला देता हूँ, इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज अगर हम कैलकुलेट करें तो होता है 1 अपॉन 4 पाई एफ फाइव नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम एयर में निकाल रहे हैं तो ई नॉट, यहाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के 1 होता है, और अगर हम मीडियम में निकाल रहे हैं तो 1 अपॉन 4 पाई एफ फाइव नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम ई नॉट अपॉन ई को डिवाइड करते हैं तो देखिए क्या मिलता है, 1 अपॉन 4 पाई एफ फाइव नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 अपॉन 4 पाई एफ फाइव नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्यू अपॉन आर स्क्वायर इज कैंसिल, 1 अपॉन 4 पाई एफ फाइव नॉट इज कैंसिल, 1 अपॉन के इज रिमेनिंग इक्वल्स टू के। तो इसका मतलब द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द एयर डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड इन द मीडियम इज इक्वल्स टू द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम। तो ई नॉट अपॉन ई इज इक्वल्स टू के। तो ये सिर्फ नोटेशन है एक्सप्लेन करने के लिए, अदरवाइज यहाँ पे हम डायरेक्टली जानते हैं कि दिस टर्म इज इक्वल्स टू के। सो यहाँ पे हम डायरेक्टली नोट डाउन कर सकते हैं, बिकॉज ई नॉट अपॉन ई इज इक्वल्स टू के, देयरफॉर, ओके। अब तो चाहे तो हम इसको भी रफ कर सकते हैं, यहाँ से देखते हैं, देयरफॉर इसी को आगे हम नोट डाउन कर रहे हैं, देयरफॉर 1 प्लस चाई E equals to K. This is the relation between dielectrical susceptibility and dielectric constant of a dielectric. So this is a very important relation. और एक चीज़ मैं और डिस्कस करना चाहूँगा एट लास्ट, कि डाइलेक्ट्रिक की एक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी होती है और डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन भी होता है। अगर हम इस डाइलेक्ट्रिक पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ाते चले जाएं तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि इसके जो बाउंड चार्ज हैं वो सारे के सारे मूव करने के लिए फ्री हो जाएंगे। देन डाइलेक्ट्रिक बिहेव्स लाइक अ कंडक्टर, फिर ये डाइलेक्ट्रिक से कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा अंडर द इफेक्ट ऑफ हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। और तो क्या होगा, जो बॉन्डिंग ब्रेक होगी मॉलिक्यूल्स की इसके अंदर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। और जितने भी डाइलेक्ट्रिक होते हैं, जैसे मैंने बोला आपको ग्लास इफ डाइलेक्ट्रिक, जो इंसुलेटर होते हैं वो डाइलेक्ट्रिक है, उनमें से कुछ ग्लास है, माइका है, ठीक है, वाटर है, सम ऑयल्स हैं, ये सारे डाइलेक्ट्रिक्स हैं। तो इनमें ब्रेकडाउन पॉसिबल है, और ब्रेकडाउन के लिए जितनी भी क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होता है मैक्सिमम जहाँ पे, वो उसकी क्या होती है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, जितना वो विदाउट ब्रेकडाउन
वेयर कर सकता है। मतलब इफ सपोज करिए ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो हमने कंसीडर की है, इस पे हम 5 न्यूटन पर कूलम का लगाएं, 6 न्यूटन पर कूलम का लगाएं, 7 का लगाएं, 8 का लगाएं, 9 का लगाएं, जैसे ही हम 10 का लगाएं फॉर एग्जांपल, तो 10 पे इसका ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाए, तो ब्रेकडाउन से ठीक पहले की वैल्यू दैट इज 9.9 न्यूटन पर कूलम, इतनी वैल्यू जो है ये क्या होगी, इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगी, क्योंकि यहाँ तक इसका ब्रेकडाउन नहीं हुआ। तो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अंटिल द ब्रेकडाउन नॉट अकर इन अ डाइलेक्ट्रिक इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एयर के लिए बताऊं, एयर में भी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, तो 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर, दिस इज द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर। मतलब 3 × 10⁶ वोल्ट मीटर तक एयर डाइलेक्ट्रिक ही रहेगी, और इसके ऊपर अगर आप उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो वो एक कंडक्टर की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगी। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब यही है कि जिससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के पहले वो एक डाइलेक्ट्रिक हो और उसके बाद एक कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगे। तो इट इज नॉट अ बिग टॉपिक टू अंडरस्टैंड। तो सिंपली द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और द पोटेंशियल ग्रेडियंट at which the breakdown occur in a dielectric is said to be dielectric strength, जिसके above which sorry. So you can note down this one also by watching the screen, and I think so it is sufficient for today, and now we will meet our next class. Till then, goodbye.